अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। ये भी टॉपिक मैंने रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी की बुक से लिया है और इसके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 उसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी थी और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। आप वहाँ से उसकी जाके वीडियो देख सकते हैं। अब ये उस टॉपिक का उस चैप्टर का पार्ट 5 है जिसका नाम है मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप फ्री रेडिकल की मैंने वीडियो अपलोड की है, आप पहले वहाँ जाके उस फ्री रेडिकल की वीडियो को देख लो और उसका लिंक भी मैंने ऊपर आपको शो हो रहा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस टॉपिक से पहले आपने वो फ्री रेडिकल की वीडियो देखनी है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, उसकी वो जनरेट कैसे होते हैं, रिमूव कैसे होते हैं और वो सेल इंजरी कैसे कॉज करते हैं। वो एक्चुअली फ्री रेडिकल पार्ट तो इसी का था, लेकिन अगर मैं इसको इसमें शामिल करती, ऐड करती तो ये बहुत उस टॉपिक से इस वीडियो जो थी वो बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत लंबा है। तो आपने इस टॉपिक से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना है, वरना आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। पहले इस मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आगे हमें हम आगे जब मैकेनिज़्म पढ़ेंगे उसमें ये हमारे पास हेल्पफुल होंगे। पहला मैकेनिज़्म ये है कि जो हमारे पास द सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंजरी, इट्स ड्यूरेशन एंड इट्स सिवियरिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंजरी स्टिमुलस हमारे पास आता है तो सेल का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो स्टिमुलस है उसका जो टाइप है वो क्या है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है और वो कितना सीवियर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कुछ बुक में ऐसे दी हुई है कि अगर हम टॉक्सिन के लो डोज दें, कोई भी ड्रग है या टॉक्सिन है उसकी लो डोज दें, या अगर कोई शॉर्ट पीरियड के लिए स्कीमिया है, स्कीमिया का मतलब हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका मतलब है कि ब्लड फ्लो, रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए स्कीमिया हो गया या हम लो डोज ऑफ टॉक्सिन दें तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी, वो बाद में रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लार्ज टॉक्सिन डोजेस दें और लॉन्गर स्कीमिया टाइम रहे, अगर रिड्यूस ब्लड फ्लो ज़्यादा देर के लिए रहे और अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए टॉक्सिन्स दें तो हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल होगी इंजरी और जो सेल है वो रिकवर नहीं कर पाएगा और सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि the consequences of an injury stimulus also depend on type, status, adaptability, genetic makeup of injured cell। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंजरी स्टिमुलस होता है उसका जो अफेक्ट होता है सेल पे वो डिपेंड करता है कि उसकी टाइप पे, स्टिमुलस की टाइप पे, स्टेटस पे, अडेप्टेबिलिटी पे, जेनेटिक मेकअप पे उस इंजर्ड सेल की। अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप की एग्जांपल। टाइप में हम स्कीमिया देखते हैं। अगर स्ट्रेटस स्केलेटल मसल्स हैं जो कि लेग में होते हैं, अगर उसमें स्कीमिया हो जाता है तो वो टॉलरेट कर सकता है, उसको 2 से 3 घंटे तक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर कार्डियक मसल में ही वो स्कीमिया हो जाता है तो वो क्या होगा, 20 से 30 मिनट तक वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो जो सेल मसल्स हैं वो मर जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह वो उस कार्डियक मसल्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे स्कीमिया को। तो ये हमारे पास टाइप की एग्जाम्पल थी। अब हम देखते हैं स्टेटस की एग्जाम्पल। स्टेटस की कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल में। अब देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन रिप्लीटेड हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास लिवर की सेल्स होते हैं, उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अब उनमें क्या होता है, अगर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, उसकी ग्लाइकोजन की अमाउंट है, तो वो क्या करेगा, स्कीमिया को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर पाएगा, बहुत हद तक, मतलब काफ़ी टाइम के लिए वो बर्दाश्त कर पाएगा। अगर उसी हेपेटोसाइट्स में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है बर्न हो गया या लॉस हो गया तो क्या होगा कि वो जो स्कीमिया है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में एग्जांपल है कि अगर हम सेम डोज ऑफ टॉक्सिन 2 बंदों को दें, ठीक है, उसी सेम डोज ऑफ टॉक्सिन भी सेम हो और सेम उसकी अमाउंट भी हो, तो जो इंडिविजुअल जिसमें हमारे पास साइटोक्रोम P40 की जीन होगी, मतलब वो क्या करेंगे, टॉक्सिन को कैटाबोलाइज करेंगे
साइटोक्रोम P450 का क्या काम है कि वो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, कोई भी टॉक्सिन इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी मेटाबोलाइज करते हैं। तो ये अगर जिस इंडिविजुअल में कोई ये जीन होगी, साइटोक्रोम P450 की जीन होगी, तो वो टॉक्सिन को कैटाबोलाइज करेगा डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट आउटकम्स होंगे। और जिसमें अगर जिस इंडिविजुअल में नहीं होगी ये वाली जीन तो उसको डिफरेंट उसके आउटकम्स होंगे। तो ये हमारे पास जेनेटिक मेकअप था। अब हम देख लेंगे दो टर्म्स हमारी बुक में लिखी हुई है। फार्मा को जीनोमिक्स जो है वो एक स्टडी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ जीन अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर ड्रग। ये एक स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि जीन जो है वो पर्सन को कैसे अफेक्ट कर रही है। जब कोई पर्टिकुलर ड्रग उसको दिया जाता है, उसके रिस्पॉन्स में वो जीन कैसे बंदे को अफेक्ट कर रही है। फिर हमारे पास है प्रिसीजन मेडिसिन। ये क्या होता है? इट अलाउज द डॉक्टर टू सेलेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट बेस्ड ऑन जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है कि वो पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं कि वो जेनेटिकली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी डिजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उस लिहाज से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारे पास प्रिसीजन मेडिसिन है। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि सेल इंजरी रिजल्ट फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ इन वन और मोर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेल इंजरी होती है वो किसी भी फंक्शनल या बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं किसी भी एक या दो से ज़्यादा जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसमें भी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो हमारे पास सेलुलर इंजरी रिजल्ट होती है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल है, बुक में भी ये बना हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल था वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक एबनॉर्मलिटी हो जाती है, बायोकेमिकल हाइपोक्सिया हो गया, इस्कीमिया हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एटीपी डिक्रीज़ करेगा और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो फंक्शन उसका लॉस हो जाएगा। एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन जो है वो हमारे पास इसका फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर सेल इंजरी होगी और निक्रोसिस में होगी। इसी तरह अगर हम मल्टीपल इंजरियस स्टिमुलस हैं वो हमारे पास फ्री रेडिकल जो है वो उनके फ्री रेडिकल इंजरियस स्टिमुलस की वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब आप फ्री रेडिकल का टॉपिक पढ़ोगे या उसकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे इंक्रीज़ होंगे और फ्री रेडिकल कैसे सेल इंजरी कॉज करते हैं। ठीक है, जब फ्री रेडिकल इंक्रीज़ होंगे तो वो भी हमारे पास लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करेंगे और सेल इंजरी होगी, निक्रोसिस होगी। अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन, सेल स्ट्रेस, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अफेक्ट करेंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगा। इस तरह रेडिएशंस, अदर इंसर्ट जो ये कॉज है ये डीएनए डैमेज करेगा और वो न्यूक्लियस को अफेक्ट करेगा और फिर एपोप्टोसिस हो जाएगी। इसी तरह इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन क्या करेगी, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगी और निक्रोसिस और एपोप्टोसिस का हमारे पास इसमें प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। अब हम देखते हैं कि इसमें ये हमारे 3 प्रिंसिपल्स भी देख ली है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म, इस जो फ्लो चार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको भी एक्सप्लेन करेगा और हम मैकेनिज़्म भी देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी अलोंग विद इट्स कॉजेज़ एंड पाथवे। हम जो अब देखेंगे कि सेल इंजरी के अंदर जो मैकेनिज़्म है और उसका कॉज क्या है, वो कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे, निक्रोसिस का करेंगे, एपोप्टोसिस का करेंगे। ठीक है, पहला जो कॉज है वो हमारे पास है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब आप सबको पता है कि वो होता है कि रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो हाइपोक्सिया होता है, और जो हमारे पास इस्कीमिया है वो होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। अब इसमें लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू द फेलियर ऑफ मैनी एनर्जी डिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे अल्टीमेटली टू द डेथ ऑफ सेल्स बाय निक्रोसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी डिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, उनका फंक्शन करना बंद कर देते हैं, वो उनका फंक्शन लॉस हो जाता है। उससे क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है और सेल
की डेथ होती है बाय नेक्रोसिस। ठीक है, वो पाथवे कौन सा फॉलो करेंगे, नेक्रोसिस का। अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इससे क्या होता है कि एटीपी हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट होती है। जब एटीपी में कन्वर्ट होती है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी का जो फंक्शन है वो ये है, डीएसाइलेशन एंड रीएसाइलेशन रिएक्शन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, लिपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये एटीपी के फंक्शंस हैं। आपने ये दो बातें याद रखनी है कि एक हेल्दी पर्सन में 50 to 70 kg ऑफ एटीपी जो है वो बर्न होती है एवरी डे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और एक और बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन है या हाइपोक्सिया आप कह दो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड नेक्रोसिस। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड नेक्रोसिस, वो है हाइपोक्सिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया के बाद हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे पास कुछ जो हैं वो मैकेनिज्म जो होते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, वो स्विच ऑन हो जाते हैं ताकि हमारे जो सेल हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव कर सकें। अब वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से हम वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं HIF1 जो कि किस फैमिली से हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फैमिली से हैं, जिसको हम हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेवरल प्रोटीन। सेवरल प्रोटीन्स जो है ये सिंथेसिस इनकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है तो क्या होता है कि वो सेल को क्या हेल्प करता है कि वो उस कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सके। ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो सेल उस कम ऑक्सीजन में या हाइपोक्सिया में सर्वाइव कर जाएगा। अब जैसे कि सेवरल प्रोटीन्स जो स्टिमुलेट होते हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं VEGF, जिसको हम कहते हैं वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो क्या करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे ग्रोथ ऑफ द न्यू वेसल। उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो कुछ और जो अदर प्रोटीन्स हैं वो क्या करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस। मैंने आपको बताया था कि पीछे प्रिंसिपल 2 में मैंने बताया था कि जो जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोलिसिस की अमाउंट रेप्लिकेशन ज़्यादा होगी या वो क्या होंगे, वो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन जिनमें नहीं होगी तो वो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी सेल डेथ हो जाएगी। इसलिए वो क्या करवाएंगे, अदर प्रोटीन की ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज की अपटेक को ज़्यादा इंक्रीज करवाएंगे, और जो डिप्रेस माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसको डिप्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म था। एक और हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी हमारे पास एटीपी जनरेट होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ये होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्बेक इफेक्ट क्या होता है। वर्बेक इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर सेल यूटिलाइज ग्लाइकोलिसिस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू प्रोड्यूस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कैंसर, ये एक फिनोमेना है जिसमें कैंसर सेल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को नहीं यूज़ करते ताकि वो एटीपी को प्रोड्यूस कर सकें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वर्बेक इफेक्ट है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वर्बेक इफेक्ट होता क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू कैंसर सेल्स प्रेफर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस करते हैं क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होता है। क्यों कैंसर सेल्स को ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जबकि ऑक्सीजन है वो क्यों नहीं करते, तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कैंसर सेल्स जो होते हैं वो उनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, सो दे नीड द एनर्जी टू मेक न्यू सेल्स much faster than healthy cells do. They rely on glucose and rapidly convert into the pyruvate. क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं,
इसीलिए क्या होता है कि उनको एनर्जी भी चाहिए, जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए। जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो एक क्विक प्रोसेस है, हमें फ़ौरन ही एटीपी मिलती है, ठीक है। वो जल्दी से वो उस पर रिलाई करते हैं और उनको ग्लूकोज मिलती है और वो फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है और उनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल से जनरेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज़फुल होते हैं। तो जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के मेटाबोलाइट्स हैं वो यूज़फुल हैं कि वो जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उनकी सिंथेसिस, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से जो एटीपी हमारे पास नहीं बन रहा था, उसकी वजह से हमारे पास कुछ जो सेलुलर सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कैसे अफेक्ट पड़ता है। कि पहले क्या होता है कि हमारे पास रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पम्प। पहले क्या हो जाती है कि सोडियम पम्प एक्टिविटी, पहले हम आपको ये फ्लो चार्ट से ही समझ आएगा, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारे पास है इस्कीमिया हुआ, ठीक है। इस्कीमिया से क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारे पास का फंक्शन लॉस हुआ, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जब फंक्शन लॉस हो गया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने बताया कि वो डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर एटीपी हमारे पास कम बनेंगे, ठीक है। जब एटीपी कम बनेंगे तो हमारे पास जो सोडियम पम्प चैनल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड वाटर जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम और वाटर की जो इन्फ्लक्स है वो अंदर सेल के अंदर ज़्यादा जाएंगे और सोडियम भी, और जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर चले जाएंगे। उससे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी जब कैल्शियम, वाटर और सोडियम सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या जाएंगे, सोडियम, वाटर एंड कैल्शियम हमारे पास अंदर जाएंगे। तो क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और ब्लेब्स शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ये सारी हमारे पास चेंजेस आएंगी। फिर हम देखते हैं कि एटीपी डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, जैसे मैंने बताया, वो इंक्रीज हो जाएगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा कि ग्लाइकोजन हमारे पास कम बनेंगे, लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा और पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह अगर एटीपी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की डी अटैचमेंट शुरू हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, जब राइबोसोम डी अटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास था कि कैसे हमारे पास जो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया है उनमें जो सेल को कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स के टॉपिक में ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कैसे हमारे पास जो होता है, फ्री रेडिकल जब जनरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, रीऑक्सीजनेशन हो जाती है, जिसको हम रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं, जो कि हम इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास अल्टीमेटली देयर इज इन्वर्सली डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रियल और लाइसोसोम मेम्ब्रेन्स में भी हमारे पास क्या होता है, डैमेज मेम्ब्रेन जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल और लाइसोसोमल, उनमें भी हमारे पास सेल इंजरी हो जाती है और जो सेल है वो निक्रोसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप वो फ्री रेडिकल्स वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी की ये है, द सेलुलर इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ इस्कीमिया फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द इस्कीमिक टिश्यू रिजल्टिंग इन अ न्यू डैमेज प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सेलुलर इंजरी हुई है इस्कीमिया से, तो इस्कीमिया अगर उस सेल इंजरी में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा तो सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अचानक से उसमें रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो की रिस्टोरेशन हो जाती है उस इस्कीमिक टिश्यू में। तो क्या होगा, हमारे पास सेल जो है उसकी न्यू डैमेजिंग प्रोसेस का, वो पहले से डैमेज था उसमें और डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म वो ये है कि जब न्यू डैमेज होगा तो क्या होगा, रीऑक्सीजनेशन होगी और वो होगी बाय द इंक्रीज, जो वो होगी क्योंकि हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं वो टाइप होती हैं फ्री रेडिकल्स की,
फ्री रेडिकल की फैमिली में से ही हैं, वो इंक्रीज़ होंगी तो हमारा रीऑक्सीजनेशन हो जाएगा और हमारे पास न्यू डैमेज हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हमारे पास, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि इम्बैलेंस बिटवीन द एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे पास होगा तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जब अफेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और हमारे पास फ्री रेडिकल्स की जनरेशन हो जाएगी, और फ्री रेडिकल्स जो है वो आगे हमें क्या करेंगे, सेल डैमेज कॉज करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जो ये हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को मैं बार बार फ्री रेडिकल्स कह रही हूँ क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स की फैमिली में से ही है। जब ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे, ल्यूकोसाइड से भी इनकी जनरेशन होती है। ठीक है, जब ये ल्यूकोसाइड से जनरेट होंगे तो वो भी सेल डैमेज कॉज करेंगे। ठीक है, अब इस्कीमिक इंजरी में जो है इन्फ्लेमेशन होती है। जब रीपरफ्यूजन होगा, जब उसमें दोबारा ब्लड फ्लो होगा तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ल्यूकोसाइड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। जो ल्यूकोसाइड्स है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है जो कि मैंने ऊपर बताया है, और सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो भी हमारे पास जो है इंजर्ड टिश्यूज़ और या एंटीबॉडीज़ के अंदर जो हैं वो क्या करवाएंगी, उसमें बाय प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके वो सेल इंजरी करवाएंगे या इन्फ्लेमेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी का जो सिनेरियो है, ये जो है हमारे पास इंजरी जो है, ये हमारे पास किन किन क्लिनिकल सिनेरियो में देखने को मिलती है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, स्ट्रोक में, बाईपास सर्जरी में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, और हैमरेज फॉलोड बाय रिसस्टिटेशंस में भी हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। इम्बैलेंस बिटवीन द फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी। जब एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल के का बैलेंस जो है ख़राब होगा तो हमारे पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा और वो सेल इंजरी कॉज करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल इंजरी जो है कैसे टॉक्सिन की वजह से कैसे सेल इंजरी होती है। ठीक है, अब सेल इंजरी जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो सब्सटेंस हैं वो इन्फेक्शन पैथोजन से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हमारे पास टॉक्सिन, वहाँ से भी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो सकता है। जब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करवाएंगे, निक्रोटिक सेल डेथ करवाएंगे। वो कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे, निक्रोटिक सेल डेथ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म जो है वो दो तरह के हैं। एक है डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन और दूसरा है लेटेंट टॉक्सिन। डायरेक्ट टॉक्सिन में क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन में क्या होगा कि टॉक्सिन जो होंगे वो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे विद मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में और सेलुलर ऑर्गेनेलीज के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग, जो कि हमारे पास इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड सी फूड जब हम लेते हैं उसमें होता है, पॉइजन होता है। जब हम कोई भी सी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम कंटामिनेटेड सी फूड को कंज्यूम करते हैं तो मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग हो सकती है। अब मर्क्यूरी हमारी बॉडी में चला गया तो वो क्या करेगा, प्रोटीन पे जो हमारे पास हाइड्राइल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके साथ ये अटैच करेगा और क्या होगा, जो एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इनहिबिट करेगा और जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है सेल इंजरी होगी टॉक्सिन से। दूसरी एग्जांपल इसी में यही है कि एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो होते हैं, जैसे कि एंटी नियोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। जब कैंसर्स होते हैं तो उसमें जो हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स देते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, वो भी हमारे पास सेल डैमेज करती हैं बाय साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। मतलब कि वो एक तरह से कैंसर्स को ट्रीट कर रही हैं लेकिन दूसरी ऑर्गेनेलीज को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे उसमें हमारे पास बाल जो हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के कैंसर में बाल जो हैं वो उनको वो उतार लेते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उनके हेयर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह वो दूसरी ऑर्गेनेलीज को भी अफेक्ट कर रही होती हैं कुछ जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं। अब हम देखते हैं कि टॉक्सिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है वो भी होस्टल जो होते हैं उनको टारगेट करता है और उस तरह भी हमारे पास सेल डैमेज होता है। अब दूसरा मैकेनिज्म है जो लेटेंट टॉक्सिन है, वो क्या होता है कि वो एक्टिव नहीं होते, वो वाले टॉक्सिन इतने एक्टिव नहीं होते। वो क्या करते हैं, पहले वो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो टारगेट सेल पे एक्ट करते हैं। और टॉक्सिन टिपिकली अफेक्ट द सेल इन विच दे आर एक्टिवेटेड, और उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करते हैं जिनमें ये एक्टिवेटेड होते हैं।
और ये कंप्लीट होते हैं बाय साइटोक्रोम P40 इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। साइटोक्रोम P40 जो है उसमें ये कंप्लीट होते हैं, जो मैंने बताया था साइटोक्रोम P40 का काम जो है वो टॉक्सिन को मेटाबोलाइट करना है, तो टॉक्सिन जो है वो उधर आके कंप्लीट होंगे और अदर ऑर्गन्स में भी आके ये सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म ये है, जब मेटाबोलाइट्स बन गए तो वो क्या करवाएंगे, प्रोटीन और लिपिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी उनकी और फिर वो सेल इंजरी कॉज करेंगे। जो हमारे पास दूसरा ये है कि पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जो हमारे पास टॉक्सिन जो है मेटाबोलाइट्स बने हैं उनके, तो उसमें क्या होगा, वो जब मेटाबोलाइट्स बन गए तो उनकी वो फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे और उससे हमारे पास सेल इंजरी हो जाएगी। और वो कौन से फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैंने आपको बताया पहले, ये जो टॉक्सिन है ये क्या होगा, पहले उसमें मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होंगे। पहले ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल में लिवर में जाके कन्वर्ट होगा और फिर बाय मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड पर ऑक्सीडेशन से वो उसके थ्रू सेल इंजरी कॉज करेगा। अब इसमें जो हमारे पास चेंजेस हैं, जो सेलुलर रिस्पॉन्स है, सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे कि लेस देन 30 मिनट्स क्या होगा कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बहुत डेंजरस है, जब वो होगा, जब हमारी बॉडी में जाएगा, उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, तो वो क्या करवाएंगे, सब 30 मिनट्स के अंदर अंदर से भी कम क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक जो हेपेटोसाइट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको डैमेज हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक डैमेज हो जाएंगे और जो एंजाइम है, एंजाइम की सिंथेसिस और प्लाज्मा प्रोटीन जो है उनकी रिडक्शन हो जाएगी। विद इन 2 आवर्स क्या होगा कि स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एपोप्रोटीन्स। एपोप्रोटीन्स जो होंगी वो उनकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। एपोप्रोटीन्स का काम है कि वो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाएं। अब एपोप्रोटीन्स नहीं होंगे तो लिपिड्स जो होंगी वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी और फिर हमारे पास फैटी लिवर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी हो जाएगी, जिससे हमारे पास एटीपी जो स्टोर्स हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, डिफेक्ट आयन ट्रांसफर और स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज भी हो जाएगी बाय फैटी एल्डिहाइड। ठीक है, ये सारा जो हमने पढ़ा थे, ये भी हमने निक्रोसिस में हमने सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे, इसलिए इसकी निक्रोसिस का ये पाथवे फॉलो करेंगे और इसमें निक्रोसिस ही की चेंजेस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन इन अ सेल कैन स्ट्रेस कंपल्सरी पाथवे इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लीड्स टू द सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। क्या होता है कि हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होती हैं सेल में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, फिर जब क्या उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंपनसेटरी पाथवे हैं उन पर वो स्ट्रेस डालेंगी, उससे क्या होगा कि सेल डेथ हो जाएगी एपोप्टोसिस के ज़रिए। अब इसमें जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है फोल्डेड प्रोटीन्स का, वो ये होता है कि जो कैप्रियंस जो होते हैं हमारे पास एक प्रोटीन्स ही होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। वो क्या करवाते हैं कि वो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन जो होती हैं उनकी प्रॉपर फोल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास उबिक्विटिन जो है वो एक प्रोटीन होता है, वो क्या करवाता है, अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन जाते हैं तो उनके साथ वो अटैच होकर उनकी प्रोटियोलाइसिस करवा देता है। इस तरह हमारे पास ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में हमारे पास होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हमारे पास इंट्रासेलुलर में होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की हो जाती हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से वो मिसफोल्डेड प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं, और वो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ वो ये हैं कि जीन म्यूटेशन की वजह से, एजिंग की वजह से, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से, जो कि हैं अल्जाइमर डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और हमारे पास डिप्राइवेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो एक्यूमुलेशन हो जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन की। ठीक है, अब मैं एक आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास जो है इस फ्लो चार्ट के ज़रिए, ठीक है, अगर हमारे पास जो है माइल्ड एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, अगर माइल्ड से हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड जो प्रोटीन है उसका स्ट्रेस माइल्ड है, बहुत ही कम है, बर्दाश्त करने के काबिल है, तो क्या होगा, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगी और इधर हमारे पास सेंसर्स होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन के। ठीक है, इधर लिखा है RIRE1, वो सिग्नल उन पे जाता है, वो सेंस
करते हैं। जब वो सेंस करते हैं तो हमारे पास जो साइटोसोल में क्या होता है कि हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कैप्रियंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। सिंथेसिस ऑफ कैप्रियंस इंक्रीज़ होंगी तो वो कंट्रोल करेंगे, जो फोल्डेड प्रोटीन्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे कि इतनी फोल्ड प्रोटीन्स बनानी है, इतनी नहीं बनानी। ठीक है, फिर क्या होगा कि रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। फिर इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, और प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उनका लोड कम हो जाएगा, और फिर हमारे पास एडेप्टिव अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स आएगा। हमारे पास जो है वो जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, सेल पे कम स्ट्रेस पड़ेगा। इस तरह अगर वो हमारे पास सिवियर स्ट्रेस हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस जो है वो सिवियर हो जाता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं, ना काबिल बर्दाश्त हैं, तो क्या होगा कि वो सेंस करेंगी, जो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनको सेंस करेंगी, और जब वो सेंस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी BH3 प्रोटीन्स की। जब BH3 प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो वो एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस करवाएंगे, और जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको फ्लोचार्ट बताया, और नीचे एक टेबल भी बना हुआ है कि डिजीज़ जो है हमारे पास कुछ कॉज होती हैं बाय मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के ज़रिए, और वो कुछ जो डिजीज़ हैं वो कुछ ये हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो हैं उसमें कौन सी प्रोटीन अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल नीचे बना हुआ है जिसमें हमारे पास ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं, उनकी जो अफेक्टेड प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन्स को अफेक्ट कर रही हैं, और उन प्रोटीन का काम क्या था, और वो कैसे उनकी डेफिशिएंसी जो है वो इसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फेमिलियन हाइपरकोलेस्टेरोनिमिया है, टैक्सिक डिजीज़ है। ये सारी डिजीज़ जो हमारे पास यहाँ लिखी हैं ये हमारे पास जो होती हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के ज़रिए कॉज होती हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली हम देखते हैं DNA डैमेज जो है हमारे पास। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला कॉज है वो DNA डैमेज है। DNA डैमेज क्या होता है कि DNA डैमेज क्या होता है कि रेडिएशन और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की वजह से क्या होता है, जब सेल पे पड़ते हैं रेडिएशन तो क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं और DNA डैमेज कॉज करती हैं। ठीक है, अब ये DNA डैमेज हो गया है, वो सेंस करेगा, सेनिटल प्रोटीन्स को सेंस करेंगे। सेनिटल क्या होता है कि वो चेक करते हैं, कोई भी डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको चेक करते हैं। जब ये सेंस करेंगे प्रोटीन्स तो क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ P53 प्रोटीन हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको P53 प्रोटीन के बारे में देती चलूँ कि वो इनको हम नॉन एज TP53 भी कहते हैं और ट्यूमर प्रोटीन भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, रेगुलेट सेल साइकिल, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि P53 का काम है कि वो जो है रेगुलेट करवाती है सेल साइकिल को। जब हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगी P53 प्रोटीन की तो वो क्या करवाएगी कि सेल साइकिल को पहले अरेस्ट कर लेगी G1 फेज़ पे। हमारे पास सेल साइकिल में 4 फेज़ होते हैं, G1, S, G2 एंड M। G1 जो होता है वो ग्रोथ में होता है, S में हमारे पास DNA सिंथेसिस हो रही होती है, G2 में हमारे पास प्रिपरेशन हो रही होती है फॉर माइटोसिस, और M में हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब G1 में मैंने आपको बताया ग्रोथ हो रही होती है तो वो जो अरेस्ट कर लेगा सेल साइकिल को G1 फेज़ पे। उससे क्या होगा कि वो DNA जो है वो वहाँ पे रिपेयर हो जाएगा इससे पहले कि वो रेप्लिकेट हो। ठीक है, अगर ये डैमेज इतना ज़्यादा है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता तो क्या होगा, जो P53 हैं वो एपोप्टोसिस कॉज कर देंगी। वो कैसे करेंगी कि जो हमारा BH3 जो है हमारे पे ओनली सेंसर प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगी, फिर हमारे बैक्स एंड बैक एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हमारे पास वो कैस्पेस एक्टिवेट करेंगे। इस तरह एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास P53 एब्सेंट हो जाती हैं या म्यूटेड हो जाती हैं जैसे कैंसर्स में होती हैं तो वो DNA डैमेज हो जाएगा और वो फिर एपोप्टोसिस में चला जाएगा। और DNA डैमेज की वजह से हमारा म्यूटेशन या DNA रीअरेंजमेंट भी हो सकती है जो हमारे पास ट्यूमर कॉज करेगी, ट्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम अगला कॉज देख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो पैथोजेंस, नेक्रोटिक सेल्स, ऑटो इम्यून डिजीजेज और एलर्जीज होती हैं उनसे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इंड्यूस होते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होते हैं वो फिर सेल इंजरी कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो होती है हमारे पास
इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो मीडिएटर्स या मेडिएटर्स जिनको हम कहते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये सारे मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। वो क्या करवाती हैं, हमारे पास प्रोडक्ट को सीक्रीट करवाती हैं, जिनसे क्या होता है कि वो माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऑल्सो होस्ट टिश्यू भी उससे उसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह हमारे पास सेल इंजरी कॉज करती हैं। अब हम जो हमारे पास लास्ट इसमें टॉपिक है या पॉइंट है वो ये है कि कॉमन इवेंट इन सेल इंजरी फ्रॉम डाइवर्स कॉजेज। इसका मतलब ये है कि हमने पीछे सारी सेल इंजरीज देख ली, उनके कॉजेज़ देख लिए, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज़ देख लिए, उससे जो सेल इंजरी होती थी हमने देख ली। अब उसमें हमारे पास दो तरह के कोई कॉमन इवेंट्स थे जो हर किसी कॉज में हो रहे थे। वो दो इवेंट्स कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। आप ये टॉपिक समझ लो कि ये पूरा इसका रिवीजन है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को मैं आपको इस फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है हमारे पास वो एटीपी जो है उससे जनरेट होती है, ठीक है। जब हाइपोक्सिया हो जाएगा या कोई इंजस्ट स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो हमारे पास उसका फंक्शन लॉस होगा और उसमें चेंजेस आएंगी और उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी आएंगी और अब एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं वो कैसे आएंगी, ठीक है। कोई भी हमारे पास स्ट्रेस आता है, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई आ गई, कम होगी, हाइपोक्सिया हो गया, टॉक्सिन हमारे पास आ गया, रेडिएशन होगी, जैसे हमने सारे कॉजेज़ पढ़े, तो वो क्या करवाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करवाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल को डैमेज करवाएंगे, उनका डिसफंक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एटीपी जनरेशन है हमारे पास कम हो जाएगी और हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। उससे हमारे पास मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज़ और भी हो जाएंगे और निक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल की डैमेज की वजह से जो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी थी वो जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। उस परमेबिलिटी की वजह से उसमें चैनल्स जो थे उस चैनल से हमारे पास क्या हो रहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था एक्शन पोटेंशियल वो लॉस हो रहा था, पीएच चेंजेस आ रही थी, फिर वो क्या कर रही थी, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन को हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल जो होती हैं वो हमारे पास साइटोक्रोम सी भी जो है वो साइटोप्लाज्म में जब रिलीज़ होती हैं, जब साइटोक्रोम सी हमने देखा था जब साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो रहा था तो वो भी सेल इंजरी कॉज करवाता है। एपोप्टोसिस के हमने उसमें सारा भी ये पूरा पढ़ा था प्रोसीजर। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। डिफेक्ट्स इन परमेबिलिटी में ये था कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो सिर्फ निक्रोसिस वो सेल इंजरी कॉज करवाती है और ये हम देखते हैं निक्रोसिस में देखते हैं, एपोप्टोसिस में नहीं होती, आपने ये बात याद रखनी है। और तीन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो डैमेज हो रही होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, प्लाज्मा और लाइसोसोम मेम्ब्रेन की हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती हैं या तीन मेम्ब्रेन जो होती हैं इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होता है एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो एटीपी है उसका फंक्शन वो एटीपी बनना ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती हैं और फिर हमारे पास जो सेल इंजरी उससे कॉज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये था कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसका जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं, उससे क्या होता है सेल स्वेलिंग हो जाती है और प्रोसेस जो है वो निक्रोसिस की तरफ चला जाता है। लाइसोसोमल में हमने ये पढ़ा था कि लाइसोसोमल में हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है कुछ एंजाइम्स की जिसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होती हैं। उन एंजाइम से क्या होता है कि सेल जो होता है वो निक्रोसिस की तरफ चला जाता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।